ऐश्वर्या अटेंडेंस लगा ली? हाँ जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार वॉइस वीडियो सब बताएं बेटा, सब ठीक है? ओके। हाँ खुशी। हाँ खुशी। हेलो, हाँ खुशी बेटा बोल। ऐश्वर्या, जरा खुशी से बात करियो। वो शायद एड्रेस नहीं मिल रहा है। आ रखी है पहले शायद, हाँ। एक बार बात कर लियो। चलें बेटा, दो तीन चीज़ें जरा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे जरा आपने ये सब बातें जो है वो लिखनी है, ठीक है? कॉपी का जहाँ कहीं भी आपके पास फर्स्ट पेज है उस पर ये सब बातें लिखे। देखो, ट्वेल्थ का जो अकाउंट्स है इसका आपका कोड 054 है। ये कोड अपना ध्यान रखना, सीबीएसई में ये 054 जो है ये कोड है आपका। इसमें आपका ये 100 मार्क का जो पेपर है ये कुछ इस तरह से बटा हुआ है। तो पहले तो आपको सब्जेक्ट के वेरिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं और कितनी चीज़ें कौन सी कैसी कैसी आ रही है। इसमें अपने पास जो है दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी, ठीक है? जो पार्ट ए है बेटा, उसमें दो वॉल्यूम है। सिमरन कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिखना है ये, एक वॉल्यूम 1, एक वॉल्यूम 2। और जो पार्ट बी है इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। ये पार्ट बी सीधा सीधा 20 मार्क्स का, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। जो ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 वाली एक अलग किताब है, इसका नाम है पार्टनरशिप। जो वॉल्यूम 2 वाली आपकी किताब है ये है कंपनी। और ये आपके पास जो 20 मार्क की किताब है इसका नाम है एनालिसिस। तो कुल मिला के टोटल आपकी 3 बुक्स हैं। उन 3 बुक्स में आपकी पहली बुक वॉल्यूम 1 है, दूसरी बुक वॉल्यूम 2 है और तीसरी बुक आपकी पार्ट बी है। देयर इज नो वॉल्यूम 3। इस बात को ध्यान रखना, कोई वॉल्यूम 3 नाम की किताब नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है और एक पार्ट बी है। ये जो पार्ट ए में वॉल्यूम 1 है, दिस बुक इज अराउंड 35 मार्क्स। ये 35 मार्क्स की बुक है। जो पार्ट ए में वॉल्यूम 2 है, दिस बुक इज अराउंड 25 मार्क्स। ये 25 मार्क की किताब है और बाकी ये 20 मार्क का अपने पास हो गया। तो अगर आप इन तीनों को टोटल कर लोगे, वंस दे आर टोटल 35 25 20, इट गेट्स 80 मार्क्स। ये 80 मार्क्स है। और इस 80 मार्क्स में आपका 20 मार्क्स का सीबीएसई का प्रैक्टिकल होता है। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल पूरा आपके हाथ में है, प्रैक्टिकल पे मेरा कोई जोर नहीं है, बट प्रैक्टिकल में भी ये 20 मार्क कैसे आएंगे ये भी मैं बता देता हूं। ये भी आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि ये 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है ये भी कैसे डिवाइडेड है। बेटा ये 20 मार्क्स में 4 मार्क्स का तो वाइवा है, जो आपका सीबीएसई में बाकी स्कूल के टीचर्स आएंगे वो आपसे वाइवा लेंगे। एंड अगेन मैं आपको बोलूं तो ये वाइवा भी आपका पार्ट बी से ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाइवा में आपसे कुछ वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 की चीज पूछेंगे, ये वाइवा में आपसे पार्ट बी की ही चीज पूछेंगे, एनालिसिस की चीज पूछेंगे। इसके अलावा 4 मार्क का यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट है, जो आपको अकाउंट्स का प्रोजेक्ट मिलता है, जो स्कूल से मिलता है। ये हर बच्चे को मिलता है और आपको वो बनाना पड़ेगा, स्कूल में चेक कराना पड़ेगा, उसमें आपके ये 4 मार्क जो आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपका 12 मार्क का एक टेस्ट है। ये टेस्ट भी आपका स्कूल ही कंडक्ट करता है। मतलब दिस टेस्ट इज अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड्स एग्जाम। जो बोर्ड्स का एग्जाम है वो तो ये 80 मार्क्स का बोर्ड्स का एग्जाम है। दिस इज योर बोर्ड्स एग्जाम जो आप बाहर जाके दूसरे सेंटर में दोगे। ये जो 12 मार्क का स्कूल का टेस्ट है ये स्कूल में ही होगा, ये स्कूल ही आपको इसका सिलेबस बताता है। मजे की बात ये भी पार्ट बी में से ही है। इवन जो प्रोजेक्ट आपने बनाना है वो भी पार्ट बी में से ही बनाना है। तो कल को आपको ये कोई एक मिथ लगे कि भाई पार्ट बी तो सिर्फ 20 मार्क का, ये सबसे कम है। ये कम नहीं है, ये असल में सबसे ज्यादा है, क्योंकि 20 मार्क का ये अलग से पेपर में तो पूछा जा ही रहा है। साइड बाय साइड इससे 4 मार्क का वाइवा भी पूछा जा रहा है, 4 मार्क का प्रोजेक्ट भी है और इससे जो 12 मार्क का आपका स्कूल का टेस्ट है वो भी पूछा जा रहा है। तो एनालिसिस इस तरीके से करिएगा कि कौन सी चीज ज्यादा है। अब बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, तो बच्चे अपना ही दिमाग लगा लेते हैं कि भाई 35 मार्क की ये बुक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा नहीं है।
देखो ऑन एन एवरेज पकड़ो, ऑन एन एवरेज ये 35 मार्क्स की जो किताब है इसमें 7 चैप्टर्स हैं। देयर आर टोटल 7 चैप्टर्स इन दिस बुक। तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर कितने उसका पड़ गया, 5 मार्क का पड़ गया। ये जो 25 मार्क की जो बुक है इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स। अब अगर इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर कितने का पड़ गया, 12 मार्क 13 मार्क का। और जो ये पार्ट बी है इसमें आपके 5 चैप्टर्स। तो कुल मिला के अगर मैं टोटल आपको बताऊं कि टोटल चैप्टर्स कितने हो गए, 7 + 2 9, 9 + 5 14। देयर आर 14 चैप्टर्स इन टोटल, 14 चैप्टर्स आपके हैं। तो ये जज करना कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, ये सब एक बेकार की बात है। आपने तीनों बुकें पढ़नी है और आपने 100 मार्क की तैयारी करनी है। कुल मिला के ये फंडा है। इसे अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे कहीं पे लिख लीजिएगा। आज के बाद आप जब भी तैयारी कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, हम अपने सिलेबस में क्या करेंगे, हम ऑर्डर वाइज चलेंगे। हम सबसे पहले ये बुक शुरू करेंगे जो पार्टनरशिप की है। वंस इट इज कंप्लीटेड हम कंपनी की बुक पे आएंगे, एंड वंस इट इज कंप्लीटेड हम एनालिसिस पे आएंगे। क्योंकि आपको पहले पार्टनरशिप समझ में आएगा तो कंपनी समझ में आएगी, एंड अगर कंपनी समझ में आएगी तो एनालिसिस समझ में। लेकिन चिंता की बात नहीं है। मान लीजिए कि आपके स्कूल के अंदर मैं तो पार्टनरशिप करवा रहा हूं, बट आपके स्कूल में क्योंकि 3 बुकें तो कुछ भी चालू करवा सकते हैं, स्कूल वाले ऐसे चलते हैं। मान लो आपके स्कूल ने कंपनी शुरू करवा दी तो घबराने की बात नहीं है। अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये हर साल समस्या आनी आनी है, तो हम अपना पूरा कोर्स पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं। मेरा पूरा कोर्स पहले से रिकॉर्ड है। कल को आपको पार्ट बी भी स्कूल में शुरू करा दिया तो मैं उसके लेक्चर आपको दिलवा दूंगा। कोई डाउट्स होंगे आप मेरे से पूछ लेंगे। लेकिन जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं उसमें कोई लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले ये करना है तो यही करना है, दूसरा ये करना है यही करना है, तीसरा ये करना है यही करना है। ओके, तो अभी तक दिस वाज ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शन कि हमारा चैप्टर कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा। ओके हिमांशु, मैं इसको भेज दूंगा बेटा अपने व्हाट्सएप पे, तो इसको तू नोट कर लेना। ये हमारे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन है, पूरे बोर्ड्स का इंट्रोडक्शन है जो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने पास बाकी चीजों के बारे में। आइए, सबने लिख लिया था? ये किसी बच्चे ने ऐसा जो नहीं लिखा हो, ऑनलाइन में सबने लिख लिया? देखियो कोई नया बच्चा बेटा अटेंडेंस लगा दी हो। सौरभ, समृद्धि, सक्षम, रिद्धि, गुरतेज, सोहम ऐड हो गया, दक्ष ऐड हो गया, ठीक है, बाकी अर्णव ऐड हो गया। बेटा सबने लिख लिया ये? सर आपने भी क्या समझाया सर? बेटा कुछ भी नहीं समझाया मैंने सिर्फ आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन बताया कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आनी है, कितनी आनी है। कुल मिला के मोटा मोटा बताऊं तो 3 किताबें हैं, जिसमें से तीनों किताबों की मैंने वेटेज आपको बता दी है। और मजे की बात, इन 3 किताब के साथ अभी कहानी खत्म नहीं हुई, एक किताब आपको मेरी भी मिलेगी तो टोटल मिला के आपके पास 4 किताबें हैं। तो ये सोचो कि 11th में आपने एक ही बुक पढ़ी है, 12th के अंदर आपको जो है 4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मैं डराऊंगा नहीं, रियल में आप 5 किताबें पढ़ोगे, बट अभी 4 बहुत है। 3 आपके सामने ऐसे लिखी हुई है, एक मेरी मिलेगी, चौथी हो गई, 5वीं भी एक कहीं ना कहीं आएगी, वो हम जब बात करेंगे तब करेंगे। तो आपके पास सिलेबस जो ज्यादा है। एक गुड न्यूज है, अच्छी बात क्या है, 12th इज मच मोर इजियर देन 11th। ये बात मैं हर बैच में स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं। 12th 11th के कंपैरिजन में बहुत आसान है। रीजन, यहां कंसेप्ट कम है, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा है। मतलब जहां 11th के अंदर कंसेप्ट ज्यादा होते थे, फंडामेंटल चीजें ज्यादा थी, यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल चीजें कम है। यहाँ पे ना बेसिक कंसेप्ट जो है वो हटा के कैलकुलेशन ज्यादा है। अभी आज ही आपको 2 हैंडआउट मिल गए हैं, ऐसे क्लास के दौरान आपको कई सारे हैंडआउट्स मिलते रहेंगे। तो अपनी एक फाइल बना के रखना। जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है, आपके बेटा ग्रुप पर भी हैंडआउट आ गया होगा, और जो बच्चे न्यू है, जैसे टीना नई है और सक्षम नए है, बेटा आपके मैंने व्हाट्सएप पे भी हैंडआउट्स भिजवाए हैं, तो आज अपने क्वेश्चंस उसमें से करने हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक नया टॉपिक अपना शुरू करते हैं। आए लिखें जरा अपनी कॉपीज में, चैप्टर नंबर 2। हम ध्यान रखना, हम वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम 1 का मतलब है पार्ट ए। तो वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट ए। पार्ट ए में पहली बुक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वॉल्यूम 1। और इस वॉल्यूम 1 वाली बुक का नाम है पार्टनरशिप। मैंने ऊपर लिखवा दिया है आपको, ये जो बुक है ये कितने मार्क्स की है, ये 35 मार्क्स की है। जिसमें से आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। मैं ये मान के चल रहा हूं अभी आपको कुछ नहीं पता कि पार्टनरशिप क्या होता है, मैं ये मान के चल रहा हूं। अभी ज्यादा से ज्यादा आपने पार्टनरशिप हल्का फुल्का बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटर मतलब वो आदमी जो एक ही आदमी बिजनेस चलाता है, और पार्टनरशिप का मतलब 1 या 2 आदमी मिलकर अपना बिजनेस जो वो चलाते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा, मैं मान के चल रहा हूं। इसके अलावा आपने अभी तक जो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो उसके रिगार्ड्स में हम लोग इसको जो लेके चल रहे हैं। देखें, टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
क्योंकि ये चैप्टर के अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी भी है, तो मैं थ्योरी को अभी अवॉइड करके सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल का टॉपिक करवा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक, लिख लिया। और अब तो बताने लायक बात है, 12th में आपका कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आता है आपको ये भी पता होगा। इसका मतलब जब आप पेपर के लिए जाके बैठोगे तो आपको यहां से पहले ही बता के भेज दिया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है। जस्ट इमेजिन, मतलब कि आपको क्वेश्चन नंबर भी पता है, आपको टॉपिक भी पता है और कितने मार्क का ये भी पता है। तो मैं पहली क्लास है, पहली क्लास में रिवील कर रहा हूं, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ये 3 टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। इसमें 15वां क्वेश्चन 1 मार्क का है, 18वां क्वेश्चन 3 मार्क का है, 19वां क्वेश्चन 3 मार्क का है। मतलब लगभग आपके पेपर का 7 मार्क का इलाका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कवर करेगा। क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? देखो, आज तक आपने ये पढ़ा कि बिजनेस में से ओनर कभी कभी कुछ पैसा निकाल लेता है, विड्रॉ करता है। ये आपने 11th में पढ़ा था। ये विड्रॉ किसके लिए करता है? पर्सनल पर्पस के लिए। और जो भी चीज ये पर्सनल पर्पस के लिए निकालता है, हमने इसका एक नाम लिखा था। इसका नाम क्या लिखा था हमने? ड्रॉइंग्स। याद है? आपने बिजनेस के गल्ले में से 500 रुपए निकाल लिए घर के काम के लिए, आपने बिजनेस के गल्ले में से 1000 रुपए निकाल लिए किसी घर के काम के लिए, या बिजनेस में से गुड्स ही निकाल लिए, कुछ भी निकाल लिया, उस चीज को हम लोग नाम क्या देते हैं? ड्रॉइंग्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगा है। ध्यान देना, इंटरेस्ट क्या चीज है। तुम अगर ये पैसा बिजनेस से ना निकालते, मान लो तुम ये पैसा किसी बैंक से लेते, तो बैंक को भी तो इंटरेस्ट देते ना। अगर मान लो मैं ये कहता ये बिजनेस नहीं ये बैंक है, गौर करना, अगर आदमी ने बैंक से पैसा निकाला होता तो इस पैसे को हम नाम क्या बोलते हैं? लोन। तो जिस तरह आप लोन पे इंटरेस्ट देते हो, उसी तरह अगर आपने बिजनेस से कोई पैसा निकाला है जो कि ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स पे भी क्या देना चाहिए? मतलब यहां पे कंसेप्ट कोई ऐसा नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये बड़ी बेसिक सी लैंग्वेज है। यार अगर मैं बैंक से पैसा लेता तो मैं उसको इंटरेस्ट देता, अब मैं बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूं, वो ड्रॉइंग्स है, तो मुझे बिजनेस के पैसे पर भी क्या लगाना चाहिए? इंटरेस्ट। ओके, इतनी बात को याद रखना, एमसीक्यूज में शायद पूछ लेंगे आपसे पेपर में, तो ये चार्ट अपनी कॉपीज में बनाना। देखो, अगर बिजनेस से पार्टनर ने, पार्टनर मतलब यहां ओनर है, बस हम 11th नहीं पढ़ रहे, हम 12th पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां पे ओनर को पार्टनर बोलूंगा क्योंकि पार्टनरशिप नाम है। जब बिजनेस से कोई पार्टनर ड्रॉइंग्स निकालता है, तो पार्टनर का भी फर्ज बनता है कि वो बिजनेस को इसके बदले क्या दे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, पेपर में 1 मार्क्स आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, हु इज द रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? हिंदी बनाओ, मैंने आपसे क्या पूछा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसको मिलता है? जरा चार्ट देख के बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसको मिल रहा है? पार्टनर को मिल रहा है या बिजनेस को मिल रहा है? बिजनेस को। अगर मैं आपसे पूछ लूं, हु इज द सेंडर ऑफ ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स का सेंडर कौन है? मतलब ड्रॉइंग्स कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ड्रॉइंग्स? पार्टनर दे रहा है या बिजनेस दे रहा है? दे रहा है। दे रहा कौन है? बिजनेस। मैं बोल दूं हु इज द रिसीवर ऑफ ड्रॉइंग्स, रिसीवर कौन है ड्रॉइंग्स का? पार्टनर। हु इज द सेंडर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का सेंडर कौन है? पार्टनर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ठीक है। इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को निकालने के 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट, सिंपल मेथड, ये सिर्फ नाम से ही सिंपल है, बाकी कैलकुलेशन इसमें अच्छी खासी है। दूसरा, प्रोडक्ट मेथड, एंड तीसरा, शॉर्टकट मेथड। देयर आर 3 मेथड्स जो कि हमें यहां पे पता होने चाहिए। सिंपल, प्रोडक्ट एंड शॉर्टकट। ऐश्वर्या नवजोत का भी लिख दियो, लिख दिया। कोई एक बच्चा और ऐड हुआ है, आई डोंट नो, चेक कर लियो। गुरतेज, नवजोत, रिद्धि, सक्षम, समृद्धि, सौरभ, अर्णव, दक्ष, सोहन, तो एक बच्चा और ऐड हुआ है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले सिंपल मेथड, हम लोग सबसे पहले सिंपल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। मैं सिंपल मेथड का एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाना है हैंडआउट में से।
चले लिख लिया सबने, आओ एग्जाम्पल लिखेंगे। लिखें कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 12% पर एनम फॉर मिस्टर रवि। रवि भाई साहब एक पार्टनर है, आपने इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है एट 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 12% पर एनम फॉर मिस्टर रवि। लेकिन डेट गिवन है और अमाउंट गिवन है, टेबल के रूप में लिखना बेटा इसको। डेट गिवन है सबसे पहले 1 अप्रैल 2016, अमाउंट विड्रॉ करी 5000। फिर डेट गिवन है 1 जुलाई 2016, अमाउंट विड्रॉ करी 10,000। फिर डेट गिवन है 31 अक्टूबर 2016, अमाउंट विड्रॉ करी 15,000। फिर डेट गिवन है 1 फेब 2017, अमाउंट विड्रॉ करी 6,000। इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो 12% पर एनम के ऊपर। फटाफट से लिखेंगे और मुझे बताएंगे, तब मैं इसको करना शुरू करूंगा। आप सबने पहला क्वेश्चन मुझे करते हुए देखना है, सेकंड क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, ठीक है। बाकी बच्चे बेटा जल्दी लिखें। नवजोत, सोहम, सक्षम, जल्दी लिखो बेटा। लिख लिया। चलिए शुरू कर रहे हैं, जरा इसको प्रोसेस देखना कि मैं प्रोसेस क्या फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। आपने क्वेश्चन में ये 2 कॉलम तो बने हुए आएंगे। अब मैं आंसर शुरू कर रहा हूं किसी दूसरे कलर से। आपने आंसर में सबसे पहले निकालना है यूटिलाइजेशन पीरियड। बेटा लिखना नहीं, पहले समझने पे गौर करना, लिखने का पूरा मौका मिल जाएगा, पहले समझना। मेरे क्वेश्चन की सबसे अहम चीज यही है, अगर ये गलत आया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी बनाओ। यूटिलाइजेशन पीरियड का मतलब है कि कितने समय आपका पैसा यूज होगा। बताओ अकाउंट्स आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जब कुछ नहीं बोला जाता तो साल खत्म कब होता है, किस दिन खत्म होता है? 31 मार्च। मतलब अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तो आप बताओ अगर मैं कोई पैसा 1 अप्रैल को निकाल रहा हूं और मैं उस पैसे को साल के आखिरी दिन तक यूज करूंगा तो मैं कितने महीने यूज कर पाऊंगा? मतलब आज अगर मैंने कहीं से 1 अप्रैल को पैसा निकाला तो मैं 31 मार्च तक कितने महीने यूज कर पाऊंगा? काउंट करो, अप्रैल से मार्च कितने महीने होते हैं? 12 महीने, है कि नहीं? अगर अप्रैल में पैसा निकाला तो आप उसको कितने महीने यूज कर पाओगे? 12 महीने। और 12 महीने में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो साल खत्म कब होता है? मार्च। अब मैं जिससे पूछूं वो बताना, दक्ष अब चुप रहना है। मान लो कि अगर मैं 1 जुलाई को पैसा निकाल रहा हूं तो बताओ 1 जुलाई को निकाला हुआ पैसा 31 मार्च तक कितने महीने यूज होगा? सोचो हिमांशु, सोच। 1 जुलाई में निकाला, 9 महीने। और सोचो अगर मैं 31 अक्टूबर को पैसा निकाल रहा हूं, जिससे पूछा जाए। सक्षम आप बताओ बेटा, अगर मैं 31 अक्टूबर को पैसा निकाल रहा हूं तो 31 मार्च तक कितने महीने यूज होगा? 31 अक्टूबर को पैसा निकाला, 5 मंथ्स। 5 मंथ समझ में आया भाई? बहुत जरूरी है ये। अगर 31 अक्टूबर को पैसा निकाला है तो अक्टूबर तो यूज ही नहीं हो सकता। कब यूज होगा? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। पूरा कंसंट्रेशन से करना है। अगर 1 फेब को पैसा निकाला, अर्नब आपने बताना है, कोई नहीं बोलेगा। अर्नब 1 फेब को पैसा निकाला, कितने महीने यूज होगा? 2 months। सिर्फ 2 मंथ्स। एक तो फेब का महीना और एक कौन सा महीना? मार्च। ओके। अगर मैं इसी में एक ट्रांजेक्शन और लिख दूं, मैंने लिख दिया 31 मार्च, मैंने निकाले 5,000 रुपए। गुरतेज आप बताओ बेटा, बेटा मैंने 31 मार्च को पैसा निकाला, बोलो 31 मार्च तक कितने महीने यूज होगा? 31 मार्च को पैसा निकाला है और 31 मार्च तक ही कितने महीने? तो यूज नहीं होगा तो कितने महीने? मतलब 0 मंथ्स। मतलब टीचर फंसाने के लिए ये भी आपको दे सकता है। तो आपने मंथ ध्यान रखने हैं कि कितने महीने यूज होगा। बात समझ में आती? अब आपने क्या करना है, अगला कॉलम बना देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है।
देखो बेटा, मैं तो समझाने के लिए आईओडी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पेपर में शॉर्ट में नहीं लिख सकते, आपने पूरा लिखना है। अब देखो निकालना कैसे है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला कि जो आपकी अमाउंट है उसमें रेट मल्टीप्लाई होगा रेट बाय 100 और इनटू करेंगे मंथ बाय 12। ये वही फॉर्मूला है जो आप डेप्रिएशन में भी लगाते थे कि डेप्रिएशन में रेट मल्टीप्लाई करते थे और क्या मल्टीप्लाई करते थे, मंथ बाय 12। देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, सबसे पहले अमाउंट है 5000, उस पर रेट कितना बोला उन्होंने, रेट है 12%, और वो भी कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। बोलो ठीक है। सिमिलरली अगला 10,000 पे रेट तो 12% ही है, पर अब मंथ कितने महीने हो गए, 9 महीने। सिमिलरली तीसरा, अब 15,000 है, 15,000 पे 12%, लेकिन अब मंथ कितने हो गए, 5 महीने। अब 6,000 है, 6,000 पे 12%, पर अब मंथ कितने हो गए, 2 महीने। और लास्ट वाला, हालांकि करने की जरूरत तो नहीं है पर फिर भी 5,000 पे 12%, पर अब मंथ कितने महीने हो गए, 0। बोलो कोई दिक्कत। सिंपल मेथड में हम हर ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट अलग से निकालते हैं, तभी इस मेथड का नाम क्या है, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड का मतलब यह है कि जितनी ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है, आप उन हर ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अलग से। सोचो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, सॉल्व भी जल्दी हो जाएगा। अगर मैं सॉल्व कर दूं 12 से 12 गया तो ये अपने पास निकल कर आ गया 600, यहां पर भी 12 से 12 गया तो ये निकल कर आ गया 900, यहां पर भी 12 से 12 गया निकल कर आ गया 750। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 12% क्यों दिया था, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। पर मैं आपके केस में ऐसा नहीं दूंगा, मैं आपको फंसाऊंगा। ये हो गया 120, और ये 12 से 12 गया तो ये तो कितना निकल के आ गया, 0। बताओ अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो टोटल करने पे यहां पे निकल कर आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब रवि का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कितना आ जाएगा, यहां टोटल कर दो, 600, 900, 1500, 15 और 750, 2250, 2250 और 120, 2370, मतलब टोटल इंटरेस्ट आ गया 2370। बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट। ये हमारा मेथड नंबर 1 है, समझ में आता है। इसको कंप्लीट करो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं करके दिखाओ, इसको कंप्लीट करो, एक मैं दे रहा हूं करके दिखाओ। कॉपी में कहीं पे लिख भी लेना, सिंपल मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर ट्रांजेक्शन का अलग से निकालते हैं। अंडर सिंपल मेथड आईओडी इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच ट्रांजेक्शन। आईओडी इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेपरेटली निकाला जाता है फॉर ईच ट्रांजेक्शन अंडर सिंपल मेथड। तो सारा खेल जो अपने पास है वो सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइजेशन पीरियड पे डिपेंडेंट है। अगर आपने यूटिलाइजेशन पीरियड सही निकाल दिया तो क्वेश्चन सही हो गया आपका। और मजे की बात 3 मार्क का सवाल है ये, बताओ क्वेश्चन है ही क्या। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 12th आपकी जो है कंपैरेटिवली मच इजियर है एज कंपेयर टू 11th। ऐश्वर्या, जो बच्चे पुराने वाले आज एब्सेंट हैं उन सबको मैसेज डाल दे कि कल 7:30 बजे आना है, 7:30। मैसेज डाल दे कल के लिए कि कल 7:30 बजे आना है, 7:30, जो बच्चे आज एब्सेंट है उनके लिए, ठीक है। इसे कंप्लीट करो बेटा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं करने के लिए, वो आपने करना है। आप लोगों के पास जो हैंड आउट 1 है वो निकाल लो, क्वेश्चन 1 शुरू करो। हैंड आउट 1 क्वेश्चन नंबर 1। कर लिया, ऑनलाइन में सबने कर लिया है, कंप्लीट करो बेटा। बाकी बच्चे हैंड आउट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हैंड आउट 1 आपके ग्रुप पर भी आ गया होगा, आपके पास पर्सनली भी आ गया होगा, अदरवाइज मैं सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, आप लोग शुरू करेंगे।
पहले इसी तरह से कॉलम बनाओ, डेट, अमाउंट, फिर यूटिलाइजेशन पीरियड, फिर आईओडी। पहले कॉलम्स बनाओ, उसके बाद करो। हमें 0 मंथ का भी निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या पेपर में? हाँ, निकाल के दिखाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 0 मंथ्स का मतलब है वो अमाउंट यूज नहीं होगी। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो डैश, लेकिन वो डैश मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग पूरा सॉल्व करके दिखाओ तो ज्यादा बढ़िया है। सर हैंडआउट 1 का क्वेश्चन करना है। जी, हैंडआउट 1 का क्वेश्चन 1। हो गया अर्णव? हाँ सर, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। चलिए ठीक है, ये रहा हैंडआउट 1 पे क्वेश्चन नंबर 1। शुरू कर लीजिए। पहले कॉलम बनाएंगे अपना। अब ध्यान रखना, रेट यहाँ पे बदल चुका है। रेट यहाँ पे क्या है? 9%। तो हर बार रट्टा मत लगा लेना कि हर बार रेट 12% आएगा। रेट कुछ भी आ सकता है। कह रहा अमाउंट निकाली गई है 2000, 4000, 6000। वो भी कब कब निकाली है? 30 अप्रैल, 30 जून और 15 नवंबर रिस्पेक्टिवली। आपने सिंपल मेथड से आईओडी निकालना है। आप लोग अपना करते हुए चले, मैं भी अपना करते हुए चल रहा हूं। आंसर बोलना नहीं है, जिससे पूछा जाए आंसर वो बताएगा। कॉपीज में लिखते हुए चलना। हैंडआउट 1 क्वेश्चन 1। साल एंड होते होते आपके पास काफी सारे हैंडआउट हो जाएंगे, इसलिए ये संभाल के रखना सारे। अपने फोन में इनको स्टार्ट मैसेज में डाल लेना बेटा, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना आए। 30 अप्रैल, 30 जून और 15 नवंबर। दो, चार, छह की अमाउंट है। यूटिलाइजेशन पीरियड, सारा खेल यूटिलाइजेशन पीरियड का है। ये गलत निकला तो क्वेश्चन गलत, इसलिए यूटिलाइजेशन पीरियड को थोड़ा ध्यान से। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता साल कब खत्म होता है, 31 मार्च। ये आपने लिख के नहीं दिखाना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। 30 अप्रैल को अगर पैसा निकाला तो 31 मार्च तक 11 महीने यूज होगा। 11 महीने समझ में आया? अप्रैल का महीना यूज ही नहीं होगा बेटा। मई से काउंट करेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। 30 जून को पैसा निकाला तो 9 महीने यूज होगा, तो जुलाई से काउंट करेंगे। और मजे की बात, अगर 15 नवंबर को पैसा निकाला तो नवंबर का आधा महीना यूज होगा, फिर दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, मतलब 4.5 महीने यूज होगा। क्या ये बात समझ में आती है? 4.5 समझते हो भाई? 15 नवंबर को पैसा निकाला तो आधा महीना नवंबर का भी तो यूज हो सकता है। अब आपके मन में सीआईडी दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर अगर ये 15 नहीं होता, ये 9 होता और ये 27 होता, ये मेरी बर्थडे की डेट होती 12 नवंबर, तब मैं क्या करता? मुबारक हो, आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में या तो तारीख आएगी स्टार्टिंग, या बीच की, या एंड की। सीबीएसई ने आपके सिलेबस में ये 20 तारीख को या 1 तारीख को या 7 तारीख को निकाला है, सिलेबस में नहीं डाला है। ये आप पढ़ोगे आगे ग्रेजुएशन में या सीए फाउंडेशन में। अभी आपको ये नहीं पढ़ना, तो खैर इस तरह से आए। निकाल लो आईओडी। ध्यान रहे, रेट अब की बार 9% है, तो 2000 पे 9%, 11 महीने के लिए। फिर है जी 4000 पे 9%, 9 महीने के लिए। एंड फिर है जी 6000 पे 9%, 4.5 महीने के लिए। सॉल्व करेंगे इसको। ये क्या पॉइंट में आ रहा है? ये निकाल लो। 1 डिजिट 2 डिजिट तक पॉइंट तक अपने आप लेके चलो, इतना चल जाएगा। वन 165, 270, फिर लास्ट है 202.5। ये 203 भी कर सकते हो आप। चेक कर लेना भाई आंसर। टोटल आईओडी आ जाएगा 637.5। चेक करना सबका यही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? मेरे आंसर की कोई गारंटी नहीं है, मैंने भी पहली बार ही निकाला है।
बहुत बढ़िया, जैसे यही रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको 638 लिख सकते हैं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं, बिल्कुल 638 लिख दो इसको, राउंड ऑफ, ये ले। और 638 कह सकते हैं इसको। बोलो कोई दिक्कत? नवजोत बेटा अगली क्लास में ऑफलाइन में आना है, ठीक है? सौरभ आपने भी ऑफलाइन में आना है बेटा अगली क्लास में। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन में, वो तो खैर ऑनलाइन में ही है, बाकी जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं बेटा ऑफलाइन आओ। कर लिया? इसी हैंडआउट का सबने कर लिया ना? ये सबका आ गया? प्रेजेंटेशन समझ में आ गई है? यही प्रेजेंटेशन आपने फॉलो करनी है, ठीक है? चलें, इसी हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है प्रोडक्ट मेथड से करो, अभी आपने सीखा नहीं है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अभी आपने सीखा नहीं है, उसको बाद में करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका होमवर्क है, होमवर्क में डालो। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो, आई गेस आप कर पाओगे। कह रहा आईओटी निकालो 12% पे। अमाउंट क्या निकली है ध्यान से पढ़ो, 5000 ईच बोल रहा है। ईच, ईच मतलब क्या है कि हर बार अमाउंट कितनी निकाली है? 5000। और डेट दे रखी है, डेट पढ़ना जरा। 1 फेब, और कौन सी है? 15 फेब, और कौन सी है? 28 फेब, और कौन सा है? 31 मार्च। बस सोन भाई, मतलब 4 बार पैसा निकाला है, और 4 बार जो पैसा निकाला है हर बार कितना कितना निकाला है? 5000 5000 5000 5000। हो जाएगा क्वेश्चन में। लेकिन एक मजे की बात, नीचे पढ़ना, कह रहा है साल जो खत्म हो रहा है वो कब खत्म हो रहा है? दिसंबर। इसका मतलब अब आप इस सवाल में साल ये मान के चलोगे दिसंबर में खत्म हो रहा है, तो यूटिलाइजेशन पीरियड बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आती है? जिनको नहीं आया गौर करो। जैसे मान लो डेट आपको दे रखी है 15 फेब, गौर करना बेटा, वैसे तो साल खत्म होता है 31 मार्च पे, तो मैं मान के चलता अगर 15 फेब को पैसा निकाला है तो ये कितना महीना यूज होगा? 1.5 महीना। फेब का आधा महीना और मार्च का पूरा महीना, ये 1.5 महीना यूज होगा। और अगर अब मैं बोलूं कि आपका साल दिसंबर में खत्म होता है, तो जरा बताना 15 फेब को निकाला गया पैसा 31 दिसंबर तक कितने महीने यूज होगा? सोचो, 15 फेब को पैसा निकाला है, 31 दिसंबर तक कितने महीने यूज होगा? अब उसने साल चेंज कर दिया है, इस साल को हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर, दिस इज नोन एज कैलेंडर ईयर। और इस वाले साल को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। तो पेपर में ना बड़े ध्यान से पढ़ना है कि ईयर कौन सा बोल रहा है, क्या वो कैलेंडर बोल रहा है, फाइनेंशियल बोल रहा है। कुछ नहीं बोला तो फाइनेंशियल, कुछ बोल रहा है तो कैलेंडर। अब बताओ 15 फेब को निकाला गया पैसा 31 दिसंबर तक कितने महीने यूज होगा? काउंट करो, फेब का तो आधा महीना है ही, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 5 हो गए, तो 5 5 10 और आधा महीना फेब का, यानी कितने महीने यूज होगा? 10.5। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपने यूटिलाइजेशन पीरियड कहां तक निकालना है? दिसंबर। हो जाएगा? दिस इज योर होमवर्क, इसको अपने पास अगली क्लास में करके आना, मैं चेक कराऊंगा अगली क्लास में। अभी आ जाओ हैंडआउट नंबर 2 पे। हैंडआउट नंबर 2 आपको दूसरे पेज पे दिया हुआ है, वो निकालो। आइए हैंडआउट नंबर 2 आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 आपने अभी करना है, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करो। मैं कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन के ऊपर, जो करना है आपने करना है। आइए बेटा, डेट ऑफ विड्रॉल दे रखी है, अमाउंट दे रखा है, कह रहा है इंटरेस्ट निकालो इन दी फॉलोइंग केसेस, अज्यूमिंग रेट कितना है? 12%। अब आपने केस 1 जरा ध्यान से पढ़ लो, केस 1 में क्या लिखा है कि साल खत्म कब हो रहा है? दिसंबर में। फिर यही क्वेश्चन आपने दोबारा करना है, लेकिन अब की बार साल खत्म कब होगा? मार्च। ठीक है, तो पहले केस 1 करो कि साल खत्म कब हो रहा है? दिसंबर में। शुरू करो। मैं ये क्वेश्चन इसी में कर रहा हूं, हैंडआउट के ऊपर ही, आप अपनी कॉपीज में करना बेटा। डेट का कॉलम बनाओ, अमाउंट बनाओ, और यूटिलाइजेशन पीरियड का कॉलम बनाओ। चल सौरभ तेरी बारी आ गई बेटा, सौरभ तू बता बेटा, 1 मई को पैसा निकाला है तो दिसंबर तक कितने महीने यूज करेगा? हम केस 1 कर रहे हैं, बता 1 मई को निकाला हुआ पैसा 31 दिसंबर तक कितने महीने यूज होगा? सौरभ आपने बताना है, बाकी बच्चे अपना करते रहो, आगे बढ़ो। 8 महीने, तो 1 मई से अपने पास मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने। बहुत बढ़िया। 31 अक्टूबर को पैसा निकाला तो सिर्फ 2 महीने यूज होगा, नवंबर दिसंबर। अच्छा 1 दिसंबर को निकाला तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने हो गए? 1 महीने। बोलो कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आइए आईओडी निकालेंगे, सॉल्व करो। जिसका हो जाए चैट पे आंसर लिखते जाना बेटा। 5000 पे रेट क्या था? 12%। इंटू में अपने पास जो है 8/12, पहले वाला तो मेरा निकल के आ गया 400। फिर दूसरा 10,000 पे 12% इंटू 2/12, सॉल्व करो, ये निकल के आ रहा है मेरा 200।
और तीसरा 20,000 पे 12% एक महीने के लिए, ये भी निकल के आ रहा है 200। तो 400, 200, 200, शायद 800 आंसर आता है। बोले बेटा कोई दिक्कत, कोई डाउट? जिनका हो गया केस 2 शुरू कर दो, केस 2। अब इसी क्वेश्चन को आपने करना है सेम, लेकिन अब आपने ये मान के चलना है कि जो साल खत्म हो रहा है वो कब खत्म हो रहा है? मार्च में। लगाओ दिमाग। तो अब आप पेपर में ये भी पढ़ोगे कि आपका जो यूटिलाइजेशन पीरियड है वो ध्यान से निकले, और दूसरी बात साल कब खत्म हो रहा है ये भी ध्यान से पढ़ोगे। ये सबका 800 आ रहा है ना बेटा? सबका सही है। चलो अगले वाला केस शुरू करो, मार्च वाला, और मुझे फटाफट से सॉल्व करके आंसर बताओ, सबका आंसर कितना आ रहा है? सर एक और केस सर किसी खत्म हो रहा है, फिर क्या होगा? वो बेटा अगला केस है, अभी हमने पढ़ा नहीं है। कौन सा? थर्टी फर्स्ट मार्च वाले का बच्चे आंसर बता रहे हैं 1850। चेक करो सबका यही आ रहा है। वन एट फाइव जीरो सबका। हिमांशु आ गया बेटा? सिमरन 1850, 1850। ऑनलाइन में भी सब बच्चों का बेटा 1850 आ रहा है। यूटिलाइजेशन पीरियड तूने सही नहीं निकाले हैं, यूटिलाइजेशन पीरियड सही से निकाल बेटा। यस सर आ गया। यूटिलाइजेशन पीरियड और आईओडी। यूटिलाइजेशन पीरियड अपने पास जो है पहले मई से काउंट करेंगे मार्च तक, तो हम मई से मार्च तक काउंट कर, तो मई जून जुलाई ऐसे लिख लिया कर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, तो 11 महीने बन रहे हैं। तो पहले वाले का अपने पास जो है 11 मंथ है। फिर ऐसे दूसरे का निकाल, 31 अक्टूबर से ये बन रहे हैं 5 महीने। 31 अक्टूबर मतलब अक्टूबर काउंट नहीं करना, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, तो 5 महीने। और फिर है लास्ट 1 दिसंबर, 1 दिसंबर मतलब दिसंबर भी काउंट होगा, तो दिसंबर जनवरी फेब मार्च, तो 4 महीने। अब बस आईओटी निकाल दे इन सब में मल्टीप्लाई करके, क्योंकि रेट भी है अमाउंट भी है। तो पहले वाले का निकल कर आएगा 5,000 पे 12%, 11 महीने के लिए। तो ये 12 से 12 कैंसिल होगा बेटा, ये 550 आ जाएगा। दूसरे वाला आ जाएगा 10,000 पे 12%, 5 महीने के लिए, ये आ जाएगा 500। और तीसरे वाला आ जाएगा 20,000 पे 12%, 4 महीने के लिए, ये अपने पास आ जाएगा 800। 1850 टोटल आईओडी आएगा। बोलो ठीक है बेटा, कर लेंगे पक्का? चले और देखें, जहां आपको हैंड आउट 2 दिया गया है उसी के पीछे वाले पेज पे हैंड आउट 3 भी दिया गया है। चलिए, हैंड आउट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। तो अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में डाले हैं। एक हैंड आउट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में डाला है, एक मैंने हैंड आउट 6 का, हैंड आउट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में डाला है। ओके, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, करना अपने घर पे ही एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है पैसा निकाला 1 फेब को, 1 मई को, 1 नवंबर, 31 दिसंबर। पैसे की अमाउंट भी दे रखी है। कह रहा है आईओटी निकालो 24% पर एनम पे, अब रेट बदल दिया उसने, और फिर से कह रहा है साल कब खत्म हो रहा है? दिसंबर में। मतलब आपने इसी क्वेश्चन को किसके बेस पे करना है? कैलेंडर ईयर पे। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है कि साल जब कब खत्म हो रहा है? दिसंबर। और अगर फाइनेंशियल ईयर बोलता तो साल कब खत्म हो रहा होता? मार्च।
बताओ, कुछ नहीं बोलता तो हम क्या मानेंगे? 31 मार्च। कुछ नहीं बोला तो 31। दिस वॉज ऑल अबाउट योर सिंपल मेथड। अभी तक हमने जितनी तैयारी करी बेटा, ये इस पहले मेथड के ऊपर हमने काम करा। अब मैं आपके साथ कुछ देर के लिए दूसरा मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं, जो है प्रोडक्ट मेथड। ओके, आइए हेडिंग डालो जरा, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। अब आपकी कैलकुलेशन बचेगी। सिंपल मेथड ना देखो आसान तो है, पर यार लंबा बहुत है। ये तो ट्रांजेक्शन 3 3 4 4 आ रही है। मान लो मैंने आपको ट्रांजेक्शन दे दी 15, तो आप तो पेपर में यही निकालते रह जाओगे। आसान तो है पर टाइम बहुत लगता है, इसलिए उससे बचने के लिए ये मेथड बनाया गया जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। ओके, प्रोडक्ट मेथड में लिखेंगे यहां पे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक ही बारी में निकल आएगा, और ये फॉर्मूला यूज करना है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100, और ध्यान से लिखिएगा इंटू 1/12, इंटू 1/12। अब आप कहेंगे सर ये 1/12 क्या है, तो पेशेंस रखो, अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग आपने ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट मेथड में आंसर 1 महीने का निकलता है। जब आप कभी भी प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे होगे तो आप आंसर कितने महीने का निकालोगे? 1 महीने। ये 1 महीना रट्टा नहीं लगवा रहा मैं भी समझाऊंगा इसको कि 1 महीना क्यों है, बट फॉर द टाइम बीइंग के लिए पेशेंस रखो और मान के चल लो कि ये 1 महीना जो अपने पास है, हमें इसके ऊपर आंसर निकाल। ओके, आइए एक क्वेश्चन इसको मैं दिखाता हूं। मैं क्वेश्चन भी वो उठा रहा हूं जो आपने पहले से करा हो, ताकि आप आंसर मैच कर सको। जैसे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं अपना ये वाला, ये क्वेश्चन हैंडआउट 1 का जो क्वेश्चन था, हैंडआउट 1 निकाल लो, यही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं। तो जी आपने हैंडआउट 1 का जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आपने किया था सिंपल मेथड से, पर अब मैं इसी क्वेश्चन को करूंगा प्रोडक्ट मेथड से, ताकि मैं समझा सकूं कि आपका जो आंसर है सिंपल प्रोडक्ट से हमेशा सेम आता है। एक बार लिख लो, वही डेट और अमाउंट और यूटिलाइजेशन पीरियड अपने पास जो है ये लिख लो, ये वही सेम है। कहां गया हैंडआउट नंबर 1 हमारा? ये रहा। आइए, ये क्वेश्चन था हमारा 30 अप्रैल, 30 जून और 15 नवंबर। 30 अप्रैल, 30 जून और 15 नवंबर। पैसे निकाले थे हमने 2, 4 और 6। साल इसमें कब खत्म हो रहा था? कुछ बोला नहीं तो मार्च में ही हो रहा है यार। ये हमने निकाले थे यूटिलाइजेशन पीरियड, जरा बताना बेटा। 30 अप्रैल मतलब कितने? 11 महीने। इसके बाद क्या था? 30 जून से 9 महीने, और 15 नवंबर से ये कितना आया था? 4.5, 4.5 मंथ्स। अब इसमें आपने आईओडी नहीं निकालना, अब आपने इसमें अगला कॉलम जो बनाना है वो बनाना है प्रोडक्ट। बात समझ में आई? पहले हम अगला कॉलम किसका बनाते थे? आईओडी का। अब आपने अगला कॉलम जो किसका बनाना है? प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट किसका करना है? प्रोडक्ट करना है अमाउंट का और यूटिलाइजेशन पीरियड का, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। करो। 2 × 11 22,000, 4 × 9 36,000, और 6 × 4.5 4.5 2 जा कितना होता है भाई? 90, तो 6 जा हो जाएगा 270, मतलब 27,000। बोलो कोई दिक्कत प्रोडक्ट तक? पहले जहां हम आईओडी निकाल रहे थे, अब आईओडी ना निकाल के हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। और अब प्रोडक्ट को कर देंगे टोटल। देखो ये आ गया टोटल प्रोडक्ट। करो। 22, 2, 6, 8 और 7 15, 1 2 3 3 6 और 2 8, शायद से 85,000। प्लीज चेक, यही आ रहा है क्या? ठीक है, अब निकाल दो आईओडी सीधा एक ही बारी में। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? सीधा लो टोटल प्रोडक्ट, सीधा टोटल प्रोडक्ट के ऊपर लगाओ रेट, और इनटू लगाओ 1/12। ध्यान रखना आंसर इसमें 1 महीने का। तो बताओ जो टोटल प्रोडक्ट है अपने पास वो कितना है? 85। रेट इसमें अपने पास कितना था? हैंडआउट 1 के क्वेश्चन में रेट था 9%। लो जी, रेट था 9%, और इनटू 1/12। इसको कर देंगे सॉल्व। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 4 2 जा, सॉरी 4 2 जा नहीं, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 3 जा और 3 4 जा। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे अपने पास, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, और अपने पास जो है 12.5, और इनटू अपने पास 3। तो जनाब ये आंसर आपका निकल कर आ गया 637.5। ये आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? चेक करो, क्या पहले भी आंसर अपना यही आ रहा था? सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड से आंसर हमेशा सेम आता है। क्या पहले भी यही आ रहा था? यही आ रहा था। लेकिन मजे की बात क्या है, पहले यही आंसर निकालने के लिए आपने मेहनत ज्यादा की थी, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा थी। अब वो कैलकुलेशन आपकी बच गई। अब आप सीधा प्रोडक्ट निकालोगे और एक ही बारी में आंसर निकाल। ठीक है,
अच्छा, पेपर में बताता नहीं है कि सिंपल से करना है या प्रोडक्ट से, आप किससे करना चाहोगे? अगर पेपर में नहीं बताया कि सिंपल से करना है प्रोडक्ट से करना है, किससे करना चाहोगे? ऑब्वियसली प्रोडक्ट बेटा, इतना सोचना क्या है? सिंपल से करने की क्या मतलब है? अगर आप सिंपल से करोगे तो ये तो एक पार्टनर है, मान लो मैंने आपको 4 पार्टनर दे दिए, आप तो पूरे पेपर में यही करते रह जाओगे। इसलिए अगर सिंपल प्रोडक्ट नहीं बताया तो हमेशा कौन सा यूज करो? प्रोडक्ट मेथड। ओके, मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ जो आपने अभी हाल ही में किया था उसको, लेकिन अब आपने प्रोडक्ट से करना है। ये आपने ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाया था मुझे, हैंड आउट 2 का जो था क्वेश्चन जो अभी आपने किया था। चलो, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जिन बच्चों का ये हो गया हो ना, ये हैंड आउट 2 का जो क्वेश्चन 8 है इसका केस 1 करो अपने पास प्रोडक्ट मेथड से, इसी क्वेश्चन को। और जिनको नहीं आया अपने पास, जो यहां देखो बेटा, हम लोग पहले क्या कर रहे थे, इस प्रोडक्ट की जगह पे ना हम लोग पहले आईओडी निकाल रहे थे। अब हमने आईओडी नहीं निकाला, अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया, अमाउंट का और यूटिलाइजेशन पीरियड का। अब देख, अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो 2000 इंटू 11 ये 22,000 आ जाएगा, 4000 इंटू 9 ये 36,000 आ जाएगा, ये 6 इंटू 4.5 ये 27 आ जाएगा। देन हमने इन प्रोडक्ट का टोटल भी कर दिया, टोटल आ गया 85,000। यहां तक बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें डायरेक्ट निकालना है, जो टोटल प्रोडक्ट आया 85,000, सीधा उस पर रेट लगाना है 9%, जो कि 9% रेट गिवन था। लेकिन जो आंसर निकालना है बेटा वो 1 महीने का निकालना है। अब आप पूछोगे कि सर 1 महीने का क्यों, तो मैंने कहा हैव पेशेंस, अभी मैं समझाऊंगा इसको। प्रोडक्ट मेथड में आंसर हमेशा बेटा 1 महीने का निकलता है, लेकिन वो क्यों निकलता है वो आपने अभी नहीं पढ़ा। अभी के लिए इस बात को आप लोग इग्नोर करो और डायरेक्ट आंसर निकालो कि टोटल प्रोडक्ट ले लिया, उस पर रेट लगा दिया और आंसर 1/12 पे निकाला। जब आप निकालोगे आपका आंसर वही आएगा जो सिंपल मेथड में आप निकाल रहे थे। तो ये थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन है, जहां आप सिंपल मेथड में अलग अलग जगह पे कैलकुलेशन कर रहे थे, अब आपको अलग अलग कैलकुलेशन ना करके सारी कैलकुलेशन अब आप एक साथ कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया, ये वाला हैंड आउट 2 पे जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, इसी का केस 1 अब आप करो, लेकिन अब आप प्रोडक्ट मेथड से करो, वही केस 1 प्रोडक्ट मेथड से। ये सर हो गया। बाकी बच्चे बेटा हरी आप। देख रहे हो प्रोडक्ट मेथड में स्पीड बढ़ रही है। अगर प्रोडक्ट मेथड से करना है तो पहले अमाउंट और यूटिलाइजेशन का क्या करना है, प्रोडक्ट। तो 5 इंटू 8 कितना आ जाएगा 40, 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20, और 20 इंटू 1 ये भी कितना आ जाएगा 20। तो बोलिए जो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 80। अब हमें आंसर सीधा एक ही बारी में निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैसे? जो 80,000 है इंटू रेट, रेट कितना था इसमें, ये रहा 12%, तो 80,000 पे 12%, और कितने महीने, 1 महीना। जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 800। पहले भी यही आ रहा था, तो पहले भी जो 800 था अभी भी वही 800 है, उसके हिसाब से चले। मतलब अब अगर आपको ये सोचना पड़े कि मैं सिंपल से करूंगा या प्रोडक्ट से, तो सिंपल से मत करना, क्योंकि सिंपल से ना अपने पास होगा क्या कि आपका टाइम ज्यादा लगेगा। हमें पेपर में यही क्वेश्चन जल्दी भी तो करना है ना, अब हम इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट से करते हुए चले। ओके, बाकी बच्चे सेक्शन समझ में आया बेटा? और सोहम, सोहम समझ में आया? रिद्धि, समृद्धि, नवजोत क्लियर है भाई? चलो बढ़िया। सौरभ क्लियर है? चलो बढ़िया। अब आपके मन में सवाल गूंज रहा होगा कि सर ये 1 मंथ क्यों, इसके ऊपर कुछ काम करते हैं। देखो, मैं चाहता नहीं कि आप किसी चीज के ऊपर अट्टा लगा लो, लेकिन आपके ऊपर कैलकुलेशन आपको पूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां ध्यान देना जरा, जो मैं बोलने जा रहा हूं, लिखना नहीं है कुछ, बस समझना है इस बात को। बेटा किसी भी चीज का इंटरेस्ट, मैं खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज का इंटरेस्ट, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, किसी भी चीज का इंटरेस्ट जब भी हम निकालते हैं तो हमें चाहिए होती है सबसे पहले अमाउंट कि किस पे इंटरेस्ट निकालना है, फिर हमें चाहिए होता है एक रेट कि किस रेट पे इंटरेस्ट निकालना है, और फिर हमें चाहिए होता है मंथ कि कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। बताओ मेरी बात से एग्री करते हो? मैं दुनिया का कोई भी इंटरेस्ट निकालूं फॉर्मूला यही रहता है। जैसे मान लो आज मैं आपसे कहूं कि लोन पे इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं लोन की अमाउंट लूंगा इंटू रेट बाय 100 करूंगा इंटू मंथ बाय 12। मुझे बताओ अगर मैं इसी फॉर्मूले को
ऐसे लिख दूं, क्या लिख सकता हूं? अमाउंट तो एज इट इज रखा, मैंने जो ये इंटू मंथ बाय 12 है मैंने इसको पहले लिख दिया, क्या ये लिख सकते हैं? और जो रेट बाय 100 है उसको मैंने बाद में लिख दिया। बोलो ऐसे लिखा जा सकता है? जो ऊपर वाली चीज है नीचे वही तो लिखी है, पर रीअरेंज कर दी है कि जो मंथ बाय 12 बाद में लिखा था उसी को मैंने क्या लिख दिया, पहले लिख दिया। और देखो अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं अमाउंट इनटू मंथ कर दूं, मतलब ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ये 12 से डिवाइड करना है ये मैं बाहर आके 12 ऐसे डिवाइड कर दूं, क्या ये कर सकता हूं? दिमाग चलाओ, अमाउंट इनटू मंथ जो था वो तो कर दिया, लेकिन 12 से डिवाइड करना रह गया, तो 12 से डिवाइड करने के लिए मैंने डिवाइड करने की बजाय इनटू 1/12 कर दिया, कर सकते हैं। बाकी जो रेट बाय 100 है वो रेट बाय 100 मैंने ऐसे ही लिख दिया। और देखो अमाउंट इनटू मंथ की जगह पे मैंने एक नाम लिख दिया कि अगर मैं अमाउंट में मंथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रोडक्ट। अब देखो अगर मैं प्रोडक्ट में इनटू रेट बाय 100 कर दूं और ये 1/12 लिख दूं तो आईओडी इससे भी तो निकल कर आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो आईओडी का फॉर्मूला मैंने वही लिखा है जो ऊपर था, बस मैंने स्विचिंग कर दी है, मैंने रीअरेंज कर दिया फॉर्मूले। अब आप कहोगे सर ये जो 1/12 निकल के आ रहा है क्या ये 1/12 का मतलब एक महीना है? नहीं, एक महीना नहीं है ये। असल में क्या है बेटा कि जो मंथ होते थे वो मंथ मैंने अमाउंट में पहले ही मल्टीप्लाई कर दिए। जो प्रोडक्ट निकला था वो कैसे निकला था, मंथ मल्टीप्लाई करके। तो जो आपने मंथ पहले ही मल्टीप्लाई कर दिए अब दोबारा थोड़ा ना मल्टीप्लाई करोगे। आईओडी निकालने के लिए मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। तुम मंथ पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके थे, अब खाली डिवाइड करने के लिए क्या रह गया है, 12। इसलिए हम इनटू में 1/12 लिखते हैं। वो देखने में ऐसा लगता है कि आंसर एक महीने का निकल रहा है, आंसर एक महीने का नहीं निकल रहा। इन फैक्ट जो असली कहानी है वो ये है कि मंथ और अमाउंट पहले ही मल्टीप्लाई हो गया है, अब सिर्फ डिवाइड करना कितने से रहता है, 12 से। आया समझ में? जैसे मैं आपसे ये कहूं, गौर करना, किसी भी आईओडी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता ही है, जैसे मान लो मेरी अमाउंट है 50, रेट है 12%, मान लो मंथ, ऐसे अज्यूम कर लो मंथ है मेरे 6 महीने, ठीक है। अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं 50,000 इंटू 6 इंटू 12% और इंटू 1/12, बोलो क्या ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, मैंने इसको और इसको पहले लिख दिया, फिर मैंने ये जो रेट बाय 100 है इसको ऐसे ही लिखा। अब एक बात बताओ, अगर मैं सारी चीजें लिख चुका हूं तो सिर्फ इससे 12 से डिवाइड करना रहता है, क्या ये समझ में आता है? तो 12 से डिवाइड करने के लिए अगर मैं इनटू में 1/12 लगा दूं तो बात तो एक ही है ना। अब आपकी बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब आप प्रोडक्ट मेथड से आंसर निकालते हो आंसर हमेशा एक महीने का निकालते हैं। भाई आंसर एक महीने का नहीं निकाल रहे, रियल में वो जो मंथ थे ऊपर 6 महीने वो पहले ही मल्टीप्लाई हो गए, तो अब दोबारा से थोड़ा मल्टीप्लाई करने, अब आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कितने से करना रह गया है, 12 से। इसलिए दिखने में ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट मेथड का आंसर एक महीने पे निकल रहा है, बट रियल में ये आंसर एक महीने का नहीं निकल रहा। मंथ और अमाउंट मल्टीप्लाई हो गए थे, सिर्फ डिवाइड बाय 12 अभी पेंडिंग था, इसलिए अब हमने 12 से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर। ओके, अब आपके दिमाग में ना कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सर ये कैसी बात हुई कि प्रोडक्ट मेथड में जो एक महीने का आंसर है, एक महीने का आंसर नहीं है बेटा, वो मंथ आपके पहले ही मल्टीप्लाई थे, अब आपको सिर्फ 12 से डिवाइड करना है। तभी मैंने आपसे ऊपर कहा था कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर आप डायरेक्टली अपने पास ये फॉर्मुला लगाओगे, तभी मैंने वहां पे आपसे कहा था कि अभी के लिए आप 1/12 याद कर लेना, क्योंकि ये 1/12 से ही सारे आंसर निकल रहे हैं। इवन आपकी बुक्स के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि जब आप प्रोडक्ट मेथड से आंसर निकालोगे तो आंसर कितने महीने का निकालोगे, एक महीने। लेकिन अगर टीचर वाइवा में पूछ ले कि ये 1 मंथ क्यों आया बता, तो आप उसको जवाब देना, आप बोलना मैम 1 मंथ का कोई मतलब नहीं है, ये असल में क्या है, खाली 12 से डिवाइड करना है। अब बताओ मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, बताओ कितना गंदा सा लगेगा अगर आपको समझाने के लिए बोलूं, मैं लिख दूं टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100, ये तो था ही। अब मैं इस पूरे के अपॉन में यहां पे 12 रख दूं, कितना गंदा सा फॉर्मूला लग रहा है कि वो जो इंटू 1/12 वहां पे है वो 12 नीचे आ गया, लेकिन फॉर्मूला ये भी सही है, बट टीचर चाहता है कि आपको ये फॉर्मूला याद ना करवाया जाए, इसलिए वो आपको इंटू में कितना लिखवा देता है। अरे बात सुन, तो आपने पेपर के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। एंड इनकेस अगर वाइवा में कोई पूछ ले, गलती से भी कोई पूछ ले कि भाई इस वाले फॉर्मूले के अंदर या उस वाले फॉर्मूले के अंदर कैसे काम चलेगा, तो ध्यान रखना 1 मंथ इज ओनली अ इंटरप्रिटेशन, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है, रियल में कोई 1 मंथ नहीं लगाता। भाई तुमने लोन लिया 5 महीने के लिए, मैं इंटरेस्ट 1 महीने के थोड़ा लगाऊंगा, वो 5 महीने में पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका हूं, इसलिए अब मैं खाली 12 से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर। सारी बात समझ में पक्का? इसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में डाले हुए हैं, जरा होमवर्क निकाल लो, लिख लेना कहीं पे अपने पास। एक तो मैंने आपको हैंड आउट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है,
और एक मैंने आपको हैंडआउट कौन सा था 3, हैंडआउट 3 का मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके साथ लिख लेना सिंपल प्रोडक्ट दोनों से करना है। ये वाला क्वेश्चन आप सिंपल एंड प्रोडक्ट दोनों से करो। तो हैंडआउट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सिंपल प्रोडक्ट दोनों से करना है। जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है ये भी सिंपल प्रोडक्ट दोनों से करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको शायद और दिया था, इसमें है नहीं, हाँ हैंडआउट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैंने आपको करवा दिया है, एक बार पढ़ लो। ये मैंने आपको करवा दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो बाय कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ये मैंने करवा दिया आपको, इसका आंसर वही आ रहा था आई गेस 637.5, यही आंसर आपका। और थर्ड क्वेश्चन अभी आपने करना नहीं है, ये आपको मैं ही करवाऊंगा, ये क्वेश्चन अभी आपने करना नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड मैंने आपको करवा दिया है, फोर्थ इसका होमवर्क में है, और सेकंड वाले में आपके पास सिर्फ 8 क्वेश्चन जो है एक वो होमवर्क में है, और बाकी थर्ड वाले में अपने पास जो एक क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास वो होमवर्क में। बोले ठीक है, ओके। चलिए अभी तक की आज की क्लास में बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आज की क्लास में? चलें ठीक है। बेटा आपके जो बैच की टाइमिंग है वो यही रहेगी, TTS 4 o'clock। तो परसों आपकी थर्सडे को क्लास होगी 4 PM। और इतना काम प्लीज जरूर अपना करके रखना, हैंडआउट 1 का ये का, और ये हैंडआउट लेकर आने, अनलेस एंटिल जब तक आपने बुक्स नहीं ली ये हैंडआउट जरूर लेकर आने, ठीक है। अच्छा अभी आज के दिन हमने 5 PM अभी इको की क्लास रखी हुई है, पर इको का टाइम 5 बजे नहीं होगा TTS में, ये टाइम कुछ और ही होगा, क्योंकि 5 बजे मेरी 11th वाले बच्चों की क्लास होगी। तो जब तक वो 11th का बैच शुरू नहीं हो रहा तब तक दिव्यांग सर आपकी जो क्लास है 5 PM इको की लेंगे, फॉर दैट टाइम ओनली। तो अपनी वो वाली क्लास आप अपनी ले लो, अभी दिव्यांग सर 5 मिनट में जो है वो शुरू कर लेंगे। इसका अपने पास जो भी टॉपिक वॉपिक होगा आप अपना अलग रजिस्टर मेंटेन करना। मेरे अकाउंट्स के लिए आपने थिक से थिक रजिस्टर मेंटेन करना है, जितना मोटे से मोटा रजिस्टर मार्केट में अवेलेबल है उतना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया 3 किताबें आपकी। मैं नहीं चाहता कि जब आप एग्जाम के दिन पे पहुंचो तो आपको काफी सारी नोटबुक्स पढ़नी पड़े, एक ही नोटबुक बनाओ उसी के अंदर सारा काम करना है। एंड इससे ज्यादा कुछ टफ अपना है नहीं, जो भी कैलकुलेशन है बस ऐसी है। जस्ट एक एडवाइस है आपके लिए, अपना काम जितना साफ हो सके उतना साफ करना। यहाँ पे टीचर जो है प्रेजेंटेशन के नंबर काट देते हैं, तो जितना साफ होगा उतना बढ़िया। कोशिश करना कि आपका काम अगर कहीं पे कटिंग हो रही है इग्नोर करो उसको, उसके अलावा अपने पास बाकी सारा काम जो अपना ठीक होना, ओके। एंड वेन एवर राइटिंग यूटिलाइजेशन पीरियड, ये M जरूर लिखना है आपने, ये भूलना नहीं है। M मतलब M डिनोट्स मंथ, तो उसके रिगार्ड्स पे ही आपने आंसर लिखना है, ठीक है। बाकी मैं परसों मिलूंगा थर्सडे, अभी दिव्यांग सर आपकी क्लास 5 बजे जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक के लिए 5 मिनट आपका जो है बेटा वो ब्रेक है, उसके बाद हम लोग इसको थर्सडे जो है वो अपना टेकअप करते हुए चलेंगे। ऐश्वर्या जिन बच्चों ने मेरी आज की क्लास नहीं ली है कल 7:30 का मैसेज डालो, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।